नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिटरेट भाई पर। आज हम कक्षा 12 CBSE 2025 की इंग्लिश फ्लेमिंगो किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आए हैं, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 बाय अनीस जुंग। इस वीडियो में हम हर एक NCERT लाइन को डिटेल और एनिमेटेड स्टाइल में समझेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और चलते हैं साहिब की दुनिया में। समर टाइम आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। यह पंक्ति मासूम साहिब की है। उसके लिए कूड़े का ढेर सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक खजाना है। कभी कभी उसे वहां से 1 रुपया या सिक्का मिल जाता है और वही उसके लिए सोने से कम नहीं। यह लाइन गरीबी की क्रूर सच्चाई को उजागर करती है, जहां बच्चों के सपने टूटकर बिखर जाते हैं और वे मजबूरी में कूड़े से अपनी उम्मीदें खोजते हैं। लेखिका हर सुबह साहिब को कूड़े के ढेर में कुछ खोजते देखती हैं और पूछ बैठती हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? असल में यह सवाल पूरे समाज से है। बच्चों को स्कूल और खेल के मैदान में होना चाहिए, लेकिन वे यहाँ गंदगी में जीवन तलाश रहे हैं। स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड यानी सोना खोजने का प्रयोग व्यंग्यात्मक है। असल सोना नहीं बल्कि कूड़े से मिले टूटे खिलौने, पुराने पैसे, खाने के टुकड़े ही उनके लिए जीवन का सहारा है। साहिब का घर ढाका बांग्लादेश के हरे भरे खेतों में था, लेकिन अब वह घर उसकी यादों में भी धुंधला हो चुका है। तूफानों ने उनकी जमीन और घर सब उजाड़ दिया। यह वाक्य दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी मिलकर परिवारों को विस्थापित कर देती हैं और बच्चों को बचपन की जगह संघर्ष सौंप देती हैं। साहिब की माँ बताती हैं कि कैसे तूफानों ने उनके खेत और मकान सब उजाड़ दिए। मजबूरी में वे ढाका छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए। बड़े शहर से उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन उन्हें यहाँ सिर्फ कूड़ा ही मिला। यह लाइन बड़े शहरों की विडंबना दिखाती है, जहाँ उम्मीदें भी पलती हैं और निराशा भी। जब लेखिका पूछती हैं कि वह यह सब क्यों करता है, तो वह कहता है, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। यह बात दर्शाती है कि गरीबी बच्चों से उनका विकल्प, उनका बचपन और उनका भविष्य छीन लेती है। साहिब का यह जवाब गरीबी की गहरी चोट है। लेखिका साहिब से कहती हैं, स्कूल जाओ, लेकिन तुरंत उन्हें महसूस होता है कि यह सलाह कितनी खोखली है, क्योंकि साहिब जैसे बच्चों के लिए स्कूल जाना कोई विकल्प ही नहीं है। यह वाक्य हमारे समाज की असमानता पर तीखा कटाक्ष करता है। साहिब मासूमियत से कहता है कि उसके मोहल्ले में कोई स्कूल ही नहीं है। अगर कभी स्कूल बनेगा तो वह जरूर जाएगा। यह उत्तर समाज की विफलता को दर्शाता है, जहां शिक्षा की जगह कूड़ा बच्चों की नियति बन जाता है। लेखिका मजाक में कहती हैं कि अगर वह स्कूल खोले तो क्या साहिब आएगा? और साहिब खुशी से तुरंत हाँ कह देता है। उसकी मुस्कान यह दर्शाती है कि पढ़ाई उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। कुछ दिन बाद साहिब पूरी मासूमियत से लेखिका से पूछता है कि उनका स्कूल तैयार हुआ या नहीं। यह उसके टूटते बनते सपनों की निशानी है। उसे सच में विश्वास है कि कोई उसके लिए स्कूल बनाएगा। लेखिका को शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने बिना सोचे समझे साहिब से झूठा वादा कर दिया। यह समाज की उस प्रवृत्ति को दिखाता है जहां गरीब बच्चों को उम्मीद दिलाई जाती है, लेकिन निभाया कभी नहीं जाता। साहिब की दुनिया झूठे वादों से भरी है। यह लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे बच्चों के जीवन में उम्मीदें बार बार जगाई जाती हैं, लेकिन हर बार उन्हें तोड़ दिया जाता है। जब लेखिका महीनों बाद साहिब से उसका नाम पूछती है और वह गर्व से कहता है, साहिब ए आलम, यह नाम फारसी भाषा से है जिसका अर्थ है संसार का मालिक, लेकिन नाम उसकी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। साहिब को अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता। अगर उसे पता चले कि उसका नाम संसार का मालिक है तो वह हंसी में ही उड़ाएगा, क्योंकि उसकी वास्तविकता इसके ठीक उलट है। यह व्यंग्यपूर्ण विरोधाभास आयरनी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। साहिब अपने दोस्तों के साथ नंगे पांव गलियों में घूमता है।
उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह चिड़ियों का झुंड निकलता है और दोपहर तक गायब हो जाता है। यहाँ बच्चों को पक्षियों से तुलना करना मासूमियत और आजादी का प्रतीक है, लेकिन असल में यह मजबूरी और गरीबी का प्रतीक है। समय के साथ लेखिका इन बच्चों के चेहरे, आदतें और दिनचर्या पहचानने लगती हैं। यह बताता है कि ये बच्चे अब उनकी रोजमर्रा की दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। पहचान का यह भाव संवेदनशील रिश्ता और निरंतर अवलोकन दोनों दिखाता है। जब लेखिका पूछती है कि वह चप्पल क्यों नहीं पहनता, तो बच्चा मासूमियत से जवाब देता है कि उसकी मां ने शेल्फ से नीचे नहीं उतारी। यह जवाब सीधा है, लेकिन अंदर छिपी सच्चाई बताता है, जूते चप्पल उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है। दूसरा बच्चा, जो अलग अलग जूते पहने हैं, कहता है कि भले ही उसकी मां चप्पल लाए, वह उन्हें उतार फेंकेगा। यहाँ बच्चों का लापरवाह व्यवहार असल में गरीबी का पर्दा ढकने की कोशिश है। जब लेखिका बच्चे के मिसमैच्ड जूतों, नंगे पैरों पर टिप्पणी करती है, तो बच्चा असहज होकर चुप हो जाता है। यह गरीबी जनित संकोच और सामाजिक शर्म की झलक है, जहां बच्चे अपनी कमी पर बोलने की बजाय खामोशी चुनते हैं। तीसरा बच्चा साफ साफ अपनी ख्वाहिश बताता है, मुझे जूते चाहिए। यह ख्वाहिश सुनने में साधारण लगती है, लेकिन सोचिए, उसके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा सपना है। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने पूरे देश में बच्चों को नंगे पांव चलते देखा है। अक्सर इसका कारण परंपरा बताया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह बहाना है गरीबी को छुपाने का। यह पॉवर्टी के स्थायी स्वरूप पर गहरा व्यंग्य है। लेखिका कहती हैं, उन्हें एक कहानी याद है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने उन्हें सुनाई थी। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी की शुरुआत है जिसका पिता पुजारी था। बचपन और धार्मिक सामाजिक पृष्ठभूमि का संदर्भ आगे आने वाली जूते की इच्छा से जुड़ता है। बच्चा देवी से जूतों की प्रार्थना करता है। यह बताता है कि जूते उसके लिए विलास नहीं, बुनियादी जरूरत और बचपन का बड़ा सपना है। 30 साल बाद लौटने पर वही स्थान वीरान सा लगता है। समय ने दृश्य भी बदला और हालात भी। यह बीते सपनों और वर्तमान यथार्थ का टकराव दिखाता है। नए पुजारी के आंगन में प्लास्टिक की कुर्सियां आधुनिकता और बदलती जीवन शैली का संकेत हैं। परिवर्तन हो रहा है, पर सबके हिस्से समान रूप से नहीं। धूसर वर्दी, मोजे और जूते ये विवरण बताते हैं कि अब कुछ बच्चों के लिए जूते उपलब्ध हैं। यह उसी पुराने सपने की आंशिक पूर्ति का प्रतीक है। लेखक को वह पुराना लड़का याद आता है जिसने जूते मिलने पर उन्हें कभी न खोने की दुआ की थी। यह कमी के बीच मिली चीज की कहदर और असुरक्षा का भाव दर्शाता है। प्रतीकात्मक रूप से दुआ कबूल होना बताता है कि समय के साथ कुछ इच्छाएं पूरी हुईं। अब कई बच्चों के पास जूते हैं, परिवर्तन संभव है। नीतियों, प्रगति से जीवन स्तर कुछ हद तक सुधरा। इसके बावजूद असमानता बरकरार है। रैग पिकर्स के बच्चे आज भी नंगे पांव हैं, यानी विकास सबकी दहलीज तक नहीं पहुंचा। लेखिका की पहचान साहेब और उसके जैसे बच्चों से उन्हें सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी भौगोलिक रूप से दिल्ली के पास है, पर सुविधाओं अवसरों से बहुत दूर। यह मेटाफोरिकल दूरी असमानता की गहराई को रेखांकित करती है। यहाँ के लोग 1971 में बांग्लादेश से आए विस्थापित हैं। पहचानहीन और बेघरी की लंबी कहानी। साहेब का परिवार भी उसी विस्थापन का हिस्सा है। उसकी वर्तमान गरीबी का यही कारण है। कभी यह इलाका उजाड़ था, यानी योजनाबद्ध बसावट और आधारभूत सुविधाएं नहीं थीं। आज भी अविकसित, जर्जर है। बस फर्क इतना कि अब भीड़ बस गई है, अव्यवस्था बढ़ी है। कच्चे घर, टिन तिरपाल की छतें और बुनियादी सेवाओं का अभाव। यहाँ 10,000 रैग पिकर्स अमानवीय परिस्थितियों में जीते हैं। यहाँ लोग पहचान पत्र या पासपोर्ट से वंचित हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है ताकि वोट दे सकें और अनाज ले सकें। इस लाइन से यह संदेश मिलता है कि गरीबों के लिए सबसे अहम चीज है पेट भरने का इंतजाम, न कि पहचान। गरीब की पहचान पेट तक सीमित कर दी गई है। औरतें साफ कहती हैं, रात को भूखे पेट सोना सबसे बड़ा दुख है,
इसलिए वे सुंदर खेत खलिहान छोड़कर भी उस जगह रहेंगे जहां पेट भर सके। भोजन जहां मिले वहीं डेरा, स्थायी घर नहीं, सिर्फ अस्थायी ठिकाने। यह अनिश्चितता उनके जीवन का स्थायी सच है। बच्चे इन्हीं डेरों में बड़े होते हैं और बहुत जल्दी कमाने बचने की भागीदारी सीख लेते हैं। बचपन श्रम में बदल जाता है। सीमापुरी में जीविका का पर्याय है कूड़ा बीनना। यही रोजी रोटी का मुख्य रास्ता है। वर्षों में रैग पिकिंग इतनी अभ्यास सिद्ध हो चुकी है कि मानो कला बन गई हो। यह कटाक्ष है उस मजबूरी पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। उनके लिए कचरा सोना है, कूड़ा बड़ों के लिए रोटी और सिर पर टपकती सही छत जुटाता है। यानी यह जीवित रहने का साधन है। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ खोज और रोमांच भी है। वहां उन्हें कभी कभी सिक्के, खिलौने जैसी छोटी खुशियां मिलती हैं। साहेब की आंखों की चमक बताती है कि छोटे से सिक्के भी उनके लिए बड़े सपने हैं। आकस्मिक लाभ ही उनकी उम्मीद बनाए रखता है। एक चांदी का सिक्का मिलना रीइंफोर्समेंट है। उम्मीद बढ़ती है और खोज जारी रहती है। यही गरीबी की मनोवैज्ञानिक अर्थव्यवस्था है। पीढ़ियों का दृष्टिकोण अलग है। बच्चे कूड़े में अचंभा खेल देखते हैं, बड़े रोजगार, जीविका। संक्षेप में, बच्चों के लिए वंडर, बड़ों के लिए सर्वाइवल। यही द्वैत पूरे पाठ का केंद्रीय विचार है। एक सर्द सुबह लेखिका देखती हैं कि साहेब टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा है और दो लड़कों को खेलते हुए देख रहा है। साहेब खेल को दूर से देखकर भी संतुष्ट होने की कोशिश करता है। फेंस आर्थिक सामाजिक दीवार का प्रतीक है जो उसके सपनों को सीमाबद्ध करती है। साहेब का खाली समय में भीतर जाना अनुमति रहित छोटी राहत है। हाशिए पर मौजूद बच्चे अवसर चुपके से ढूंढते हैं। झूला इस्तेमाल करने देना कृपा आधारित पहुंच का संकेत है, अधिकार नहीं, एहसान है। साहिब ने भी टेनिस जूते पहने हुए हैं जो उसकी फीकी शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब लग रहे हैं। जूते दान में मिले, यह बताता है कि उसकी जरूरतें दूसरों की उदारता पर टिकी हैं, न कि अधिकार पर। अमीर बच्चे के फेंके हुए छेद वाले जूते भी उसके लिए कीमती हैं। कमी के संदर्भ में परफेक्ट की शर्तें बदल जाती हैं। जो उम्र भर नंगे पांव चला हो उसके लिए छेद वाले जूते भी सपने के पूरे होने जैसे हैं। यह गरीबी की सच्ची परिभाषा है। जूते मिल गए पर टेनिस अभी भी दूर। भौतिक चीजें मिल भी जाएं तो अवसर संसाधन की ऊंची दीवारें बनी रहती हैं। आखिर में लेखिका देखती हैं कि अब साहेब काम करने लगा है एक दूध वाले की दुकान पर, परंतु स्टील का कनस्तर नौकरी मजदूरी का प्रतीक है। अब वह काम से बंध गया है। चाय की दुकान की नौकरी जीवन यापन देती है, पर बचपन और स्वतंत्रता की कीमत पर। तय मजदूरी और खाना जीविका सुरक्षित दिखती है, पर चॉइस और खुशी गायब है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। रोजगार केवल इनकम नहीं, गरिमा और संतोष का प्रश्न भी है। मासूम बेफिक्र चमक खो गई। नौकरी ने स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया। प्रतीकात्मक तुलना, मालिक का कनस्तर भारी है, अपना प्लास्टिक बैग हल्का था। अपनापन आज दादी देता है, अपने काम में स्वायत्तता, चाहे वह कूड़ा बीनना ही क्यों ना हो। अब उपकरण भी मालिक का है, मजदूर केवल श्रम देता है। शक्ति संबंध स्पष्ट है। निष्कर्ष, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। स्थायी रोजगार ने उसकी आजादी और बचपन छीन लिया। यह पाठ का सबसे तीखा विडंबनापूर्ण क्षण था। डीप मैसेज। लॉस्ट स्प्रिंग का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, यह बच्चों के सपनों और मासूमियत को भी निगल जाती है। साहेब जैसे बच्चे हमें आईना दिखाते हैं कि जब तक समाज में असमानता है तब तक हजारों मासूम बचपन ऐसे ही गंदगी में खोते रहेंगे। दोस्तों, ये थी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 की। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि बच्चों के सपने कितने बड़े होते हैं और गरीबी उन्हें कितना छोटा बना देती है। इस अध्याय का पार्ट 2 भी है और मैं कोशिश करूंगा कि उसे बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पार्ट 2 कब तक चाहिए, ताकि मैं उसी हिसाब से मेहनत कर सकूं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए अपने दोस्त लिटरेट भाई के साथ।